बहुत बड़ी गलती करेगा इंडिया। बाकी इंडिया की पॉलिसी है, वो खुद जाने। अगर वो F-35 और ये सारे जहाज़ वहाज़ खरीद के, तो फिर वो रशिया से बंद कर, मुझे नहीं पता कि कैसे आगे पॉलिसी बनती है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि जी ये जो है हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हो गया, तो डिफेंस में वो कैसे डिफेंस एग्रीमेंट, डिफेंस पैक्ट हो गया है, तो अब तो हालात दूसरे हैं ना। पहले तो चलता रहा 2005 से 15, 15 से 25, वो चलता रहा। वो दुनिया ऐसी ये नहीं थी, यूक्रेन और इस तरह से नहीं थे ना, इस तरह से रशिया मर्ज होकर सामने आया था ना, चाइना मर्ज होकर सामने आया था। तो अब तो बिल्कुल एक जंगों में घिरी हुई दुनिया है ना। तो इसमें अब ये है कि वो F-35 कहेंगे खरीदो, जहाज हम तो खरीदो, कुछ ना कुछ तो करो ना। मतलब अगर हम, मतलब वो देखो उसने 550 बिलियन दे दिए हैं, वो देखो उसने 1000 बिलियन दे दिए हैं, तो इंडिया कहाँ से देगा? मतलब कोई भी, वैसे तो मतलब कोई भी मुल्क अगर करेगा तो आप उसको जवाब में वहाँ उनको फिर आप फैसिलिटेट करेंगे ना किसी हवाले से। आप कहेंगे अच्छा जी मैं H-1B वीज़े, अब इनकी मुझे नहीं पता, मैं कह रहा कि मुझे नहीं पता कि क्या फॉरेन पॉलिसी क्या शक्ल लेती है। लेकिन आप H-1B वीज़ा उस ख़त्म करवा के और फिर उसके बाद इन, ये कोई तुक नहीं है कि अच्छा जी आपके पास एक इंडिया में, देखें ना, मैं अब इंडिया की बात ये नहीं कि मैं उनकी, मैं एक जेन्युइन, वो कहेंगे जैसे आपके यहाँ ये जो टाटा ग्रुप है, ये कोई भी ग्रुप है, ये आइंदा से अमेरिका में काम करेगा, आप क्या नहीं करेगा भाई, ये क्या बात हुई? तो इसीलिए ये बिल्कुल एक ऐसे ही जो मैंने कल कहा था ना, हवाई पैक्ट है ये, एक बिल्कुल खलाई सा, एक मसनूई सा पैक्ट है, इसमें कोई दम नहीं है। अच्छा टाटा ग्रुप वहां से हमारे पास आके काम करेगा, ये होगा इंडिया का काम यहाँ करेगा, वो भाई फिर काम करेगा तो लोग फिर चले जाएंगे छोड़ के। मतलब है कि इन्वेस्टमेंट इंडिया की, बहरहाल ये मुझे नहीं पता ये किस तरह बात आगे बढ़ती है। अभी तो आ जाए ना, अभी सूडान वाला फटा पूरा। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नया फ्रंट और साथ ही वेनेजुएला के ऊपर वो उधर एक शख्सियत 10 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रंप से मिल रही है व्हाइट हाउस में। वक्फे पे जाने से पहले मैं उस बात को कंप्लीट करूँ। 10 तारीख को प्रेसिडेंट, 18 को गालिबन सऊदी अरेबिया के जो वली अहद और वज़ीर आज़म है शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान, उनकी मुलाकात है। डेट्स गालिबन 18 है, लेकिन 10 तारीख फाइनल हो गई है। और ये एक मुल्क का पहली दफा उस मुल्क का सदर व्हाइट हाउस का दौरा करेगा जी। उस मुल्क का सदर, और उस मुल्क के सदर ने आज तक व्हाइट हाउस में कदम नहीं रखा, आज तक। पहली दफा उस मुल्क का सदर व्हाइट हाउस में जाएगा 10 तारीख को। ये नहीं कि उसकी पहली मुलाकात होगी, उस मुल्क के किसी सदर की पहली मुलाकात होगी, और वो मुल्क है सीरिया। सीरियन प्रेसिडेंट अहमद शरा की 10 अक्टूबर को प्रेसिडेंट ट्रंप से व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने बुलाया है। 1945 में खत्म हुई ना ये तो फ्रेंच मैंडेट था। सीरिया तो फ्रेंच मैंडेट, 46 में फौज निकली है फ्रांस की, वही था ना, वो जो स्काई पिको आधा बरतानिया ने ले लिया था, उनका मैंडेट वो था। तो सीरिया फ्रेंच मैंडेट में था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 46 में सीरिया को आज़ादी मिली है। तो सीरिया को आज़ादी मिली है, तो उसके बाद तो फिर ये वो सीरिया और इजिप्ट की वो जब कू हुई वहाँ पे जमाल अब्दुल नासिर वाली, तो उसके बाद तो सीरिया उनकी वो यूनियन बन गई थी सीरिया की और इजिप्ट की, जो कुछ अरसे के बाद टूट गई। फिर बाथ पार्टी आ गई, बाथ पार्टी आई, बाथ पार्टी ने फिर उसके बाद एक और तख्ता उल्टा गया वहाँ पे, और 70 में वो फिर हाफिजुल असद आ गए। और हाफिजुल असद जो है उसके बाद वो 2000 में अपनी, जिस साल उनकी डेथ हुई है, तो उसी साल बस उनकी बिल क्लिंटन से जेनीवा में एक मुलाकात हुई थी। कभी किसी सीरियन प्रेसिडेंट, सीरिया आज़ाद 45 में हुआ है ना, तो 45 से लेके 2025 तक सीरिया का कोई प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस नहीं गया। सही, मतलब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि पहली दफा सीरिया का कोई प्रेसिडेंट, ये नहीं कि अहमद शरा, नहीं, सीरिया का कोई प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में मुलाकात करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप से 10 तारीख को, और वो भी अहमद शरा, जो एक साल पहले तक गुलानी के नाम से उनके ऊपर अमेरिका ने रखा हुआ था, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स, वो मिलने उनको बुलाया है जी। अच्छा, उनको बुलाया है, तो इसमें मुल्क कौन से पीछे? 3 मुल्कों ने मेन रोल प्ले किया है ना। ईरान तो नहीं था, ईरान तो बशर अल असद को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन सऊदी अरेबिया, तुर्किया और किसी हद तक कतर, लेकिन असल तो सऊदी अरेबिया और तुर्की का रोल था। अब जनाब उनको बुला लिए कि ज़रा बताएं कैसे आगे, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये मीटिंग अचानक, और ये अभी एक खातून ने
अब ब्रेक के बाद फाइनल की बात करते करते हैं हैं। जी। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को चैलेंज कर दी है उनकी एक टीम की खातून ने। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ओपन मार्केट में चीनी की जो सरकारी कीमत है उसमें अदम दस्तयाबी है, एक बार फिर क्या चीनी का बहरान पैदा होने जा रहा है? देखते हैं। मैं जो आपसे बात कर रहा था ना कि एक खातून जी प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पिछले चंद दिनों के जो बयानात हैं उनके ख़िलाफ़ एक खातून खड़ी हुई हैं, और वो खातून जो है उन्होंने ये मनामा डायलॉग होता है जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ मनामा शंग्रीला, ठीक है ना, उस एक तरफ वो एशियन ज़्यादा डिस्कशन होता है, इधर मिडल ईस्ट और बाकी ज़्यादा डिस्कस होते हैं। तो पहले जिनेवा में भी होता था, लेकिन अब ये दो बड़े हो रहे हैं। तो ये मनामा का जो डायलॉग हुआ है ये IISS का, इससे ख़िताब किया है तुलसी गैबर्ड ने, जो कि उनकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, यानी सारे ही उनकी जो इंटेलिजेंस की चीफ वो हैं। लेकिन काफ़ी अरसे से वो जो बड़ी पॉलिसीज़ हैं उससे उनको साइड पे रही हैं। अब देखो मार्को रूबियो सामने आ रहे हैं, स्टीव विटकॉफ सामने आ रहे हैं, बाकी लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन JD वेंस सामने आ रहे हैं, लेकिन तुलसी गैबर्ड हमें नज़र नहीं आई बड़े दिन में। तुलसी गैबर्ड ने ये मनामा का जो डायलॉग है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ वाला मनामा डायलॉग में उन्होंने जो खिताब किया है, तो ये मैं यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ, जिसमें वो कह रही हैं कि US नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर, ये अगर हमारी टीम इसको प्ले कर सके, कि US नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर सेज कि फॉर्मर US स्ट्रेटजी ऑफ रिजीम चेंज इज ओवर। अच्छा, यानी तुलसी गैबर्ड ने वहाँ पे जो खिताब किया है उस खिताब में उन्होंने कहा है कि जो पहली की फॉर्मल स्ट्रेटजी, ये अगर हम पढ़ें इसको, और इसका सेकंड भी अगर सेकंड वो दिखाएं, अगर हाँ ये देखें ना, फॉर्मर जो स्ट्रेटजी थी अमेरिका की रिजीम चेंज की वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, अब अगर ये ख़त्म हो गई है तो फिर वेनेजुएला में क्या करना है? वेनेजुएला में तो रिजीम चेंज की बात है, ईरान में क्या करना है? दो मुल्कों में तो रिजीम चेंज की बात अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प के ने ही खुद ही की है ना। रिजीम चेंज अभी बात चल रही है ना वहाँ पे, रिजीम चेंज ईरान में। ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद जिसका आज उन्होंने अपने मुल्क का जो अपने एक बड़ी वहाँ पे न्यूक्लियर सिविलियन न्यूक्लियर के साइंटिस्ट और मुख्तलिफ वो एक बड़ी वहाँ पे एग्जीबिशन कह लें उसको, या जो भी, उसका उन्होंने दौरा किया, और उसमें वो अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर भी वो गए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने कहा हम तो उसको तेज़ तर करेंगे, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम तेज़ करेंगे और आगे लेके जाएंगे। तो ईरान ने तो, और कोई हमारी कोई भी नहीं, कोई कह रहा है कि ऑब्लिटरेट हो गया तो गलत कह रहा है, हम तो बहुत तेज़ी से आगे लेके जाएंगे। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि 8 जो है वो न्यूक्लियर हमारे जो बन रहे हैं वो तो रशिया के ताउन से हमारे न्यूक्लियर जो डेवलप हो रहे हैं हमारे, वो तो रशिया के साथ हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जो है ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि तुलसी गैबर्ड ने कहा कि वेनेजुएला में और इसमें, अच्छा, तो यानी दो मुल्कों पे इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वॉर की जो बात की है, एक तो वेनेजुएला के वाले से 3 बल्कि बातें की है ना उन्होंने। एक तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर के लिए तैयार रहो आसियान, एक उन्होंने बात की, उसके बाद उन्होंने वेनेजुएला की बात एक उन्होंने की, अब उन्होंने नाइजीरिया की बात कर दी है। यानी पिछले अगर हम देखें 72 घंटों में 3 बातें उन्होंने ऐसी की हैं जिससे वो वॉर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। ठीक है, कि वॉर एग्रेशन, ये कि जो पुरानी जंगें हैं वो अपनी जगह चल रही हैं, क्या बनेगा, क्या नए महाज, लेकिन ये बड़े सेंसिटिव होंगे, ठीक है ना, क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं। कल तुर्किया में इजलास हो रहा है जो जिसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसमें ये मैंने कल भी बात की थी कि वहाँ पे जो मुल्क आ रहे हैं, जिन मुल्कों के वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, ये सारे, एक तो आप ये देख रहे हैं कि अहमद शरा की मुलाकात हो रही है 10 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रम्प से। तुर्किया में जो कल इजलास हो रहा है, तुर्की मेज़बान है,
मुल्क कौन से आ रहे हैं उसमें? कतर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, यूएई, ये जो मैं बार बार यूएई और सऊदी अरेबिया, जी। ठीक है ना, और जॉर्डन, ये मुल्क आ रहे हैं। जो मुल्क, ये सारे वो मुल्क हैं जिनके वज़ीर ख़ारिजा ने प्रेसिडेंट ट्रंप से 23 तारीख को मुलाकात की थी। 22 तारीख को सेशन हुआ था सितंबर को, वो जो सऊदी अरेबिया और फ्रांस ने किया था, और उसके बाद 23 तारीख को जो यूनाइटेड नेशन में मिले थे वज़ीर ख़ारिजा, वो सारे कल मिल रहे हैं तुर्किया में। और उनकी मुलाकात से पहले आज एक और मुलाकात हुई है उनके तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की, और वो मुलाकात हुई है हमास के लीडर्स के साथ। खलील हया जो हैं वो और उनकी पूरी टीम इस्तांबुल में है, वो तुर्किया में है। उनसे मुलाकात की है तुर्किया ने, और कल ये सारे मुल्क मिल रहे हैं उनसे, ठीक है। उसके बाद तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि तुर्किया को, अच्छा, उसके बाद 8 फ़लस्तीनी ग्रुप्स अलग से बैठ गए हैं इजिप्ट में, कायरा में, और उन्होंने आपस में मिलकर फैसला किया है कि अगला हमारा सेटअप फ़लस्तीन में कैसा होगा। उसमें अमेरिका कितना ऑन बोर्ड है, इसराइल कितना बोर्ड है, उसको छोड़ दें आप। ये मैं वॉशिंगटन पोस्ट कोट कर रहा हूं 18th। 8 फ़लस्तीनी फैक्शंस आपस में मिले हैं हमास समेत, उन्होंने फैसला कर लिया है, 40 लोग उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं अगले सेटअप के लिए, 40 लोग टेक्नोक्रेटिक सेटअप के लिए।